प्रेफरेंस है ना। सूडो फोर्स किस फ्रेम में एक्ट करती है यशिका, कुछ याद है? सूडो फोर्स किस क्या मतलब होता है यशिका नॉन इनर्शियल फ्रेम का? सर जहाँ पे न्यूटन्स लॉज अप्लाई ना हो सके, जो फ्रेम एक्सेलरेट करते हैं ना, यस एक्सेलरेटिंग जो फ्रेम्स हैं उन्हें आप नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। तो अगर कोई फ्रेम रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग फ्रेम्स में आपकी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। नेक्स्ट देखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या नेक्स्ट स्लाइड से लिखते हैं। So देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इट्स अ सूडो फोर्स, अ टाइप ऑफ सूडो फोर्स व्हिच एक्ट्स इन रोटेटिंग फ्रेम्स। जो फ्रेम्स रोटेट कर रहे हैं उसमें ये एक्ट करती है। इट्स अ सूडो फोर्स which acts in rotating frames. So जो भी फ्रेम्स रोटेट करेंगे उन फ्रेम्स में ये सूडो फोर्स एक्ट करती है। It acts along the radius. It acts along the radius away from the center. तो ये एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया। अगर आप किसी ऐसी राइडिंग में बैठे हुए जो राइड रोटेट कर रही है, तो रोटेटिंग राइड के बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जैसे किसी ने मुझे एक बार एग्जाम्पल दिया था मेरी गो राउंड का। ये जितनी भी राइड्स हैं जो रोटेट कर रही हैं उन राइड्स में आपको सूडो फोर्स दिखेगी एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे अगर मैंने आपको ये सर्कुलर पाथ दे दिया, दिस इज द सर्कुलर पाथ, दिस इज द सेंटर ऑफ द पाथ। एक बॉडी है मास m की, ये ऐसे घूम, ये जिस फ्रेम के ऊपर है ये फ्रेम रोटेट कर रहा है। अब मान लो एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया और डिस्क को आप रोटेट कर रहे हैं विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। तो होगा ये जो मास रखा हुआ है ना, दिस मास विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कोशिश करेगी कि ये सेंटर से दूर चला जाए। सो अगर आप किसी राइड में हो और राइड रोटेट कर रही है तो ऐसा होता है ना, आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो जो फोर्स सेंटर से अवे एक्ट कर रही है, दैट्स एक्चुअली अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इट्स अ सूडो फोर्स जो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि फ्रेम आपका रोटेट कर रहा है। जैसे आप अपना फैन ले लो, फैन के ऊपर आप कोई कैप रख दो, जैसे ही आप फैन को रोटेट करोगे ना कैप सेंटर से बाहर जाके गिरेगा। सो दैट इज ड्यू टू फोर्स व्हिच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होता है। इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वही होगा जो आपका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का था। इट्स mv स्क्वायर बाय r, और आप इसे लिख सकते हो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r। सो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड उतना ही आया जितना सेंट्रीपिटल का, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। along the radius away from the center। ऑब्जर्वर्स अलग अलग देखेंगे। ये वो वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जो घूम रहा है, रोटेटिंग फ्रेम के साथ घूम रहा है। मान लीजिए एक राइड है, वो राइड रोटेट कर रही है, तो जो ग्राउंड पर खड़ा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व नहीं करेगा। ऑब्जर्व वो करेगा जो राइड में खड़ा हो। उसे लगेगा अच्छा ये राइड में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है जो आपको सेंटर से बाहर की तरफ लेकर जा रही है। सो दैट सेंट्रीफ्यूगल हमेशा आपको अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाने की कोशिश करेगी। कार अगर सर्कुलर टर्न लेती है, मानसी कोई फोर्स एक्सपीरियंस करिए जैसी कार सर्कुलर टर्न लेती है, बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करती है सर कार सेंट्रीफ्यूगल किस डायरेक्शन में एक्ट करती है बताओ। जैसे ये वाला टर्न था, देखो सर्कुलर टर्न में बता रहा हूँ। आप दिल्ली से हो ना मानसी? यस सर। मान लो ये सीपी वाला टर्न है इनर सर्कुलर, ठीक है। कार बहुत तेजी से सर्कुलर टर्न ले जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी आपके ऊपर? टुवर्ड्स लेफ्ट और सर आउटवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट। सो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोशिश करती है कि आपको सर्कुलर पाथ से अवे ले जाए, दूर ले। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। चलिए अब इसको कैसे यूज करेंगे कैलकुलेशंस में वो भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही लिखिए।
एक्सक्यूज मी सर, यस सर कोई ऐसा फिनोमेना हो जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दोनों लग रही हैं साइमल्टेनियसली? हाँ हाँ, अगर इस वाले फ्रेम में आओगे ना, रोटेटिंग फ्रेम में, तो यहाँ पर एक सेकंड, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में आ गए तो सेंट्रीपिटल तो नहीं एक्ट करेगी, उससे मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल होगा। नहीं बच्चे, ये दो अलग अलग फ्रेम्स में, जो ग्राउंड पर खड़ा होगा वो सेंट्रीपिटल देख रहा होगा, क्योंकि देखो जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उससे ये बॉडी रोटेट करती हुई दिखेगी ना, तो वो देखेगा कि इस बॉडी के ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। सेंट्रीफ्यूगल वो देखेगा जो रोटेटिंग बॉडी के साथ खड़ा हो। अगर कोई ऑब्जर्वर किसी रोटेटिंग बॉडी में है, या आप किसी राइड में जो राइड रोटेट कर रही है, तो आपकी रिस्पेक्ट में तो राइड रेस्ट में आ गए, आप राइड को रोटेट करते हुए नहीं फील करोगे, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देखोगे, आप सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल एक्सपीरियंस करोगे। अलग अलग फोर्स। ग्राउंड वाला सेंट्रीपिटल देखेगा, जो राइड के साथ रोटेट कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल देखेगा, दोनों नहीं। तो सर मतलब कि ये रिलेटिव वेलोसिटी की तरह ऑब्जर्वर पे रिस्पेक्टिव फोर्सेस वेरी करेंगी। बिल्कुल ऑब्जर्व। स्क्रॉल करूं फर्दर? यस सर। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। सेंट्रीफ्यूगल के बाद अब आपको नेक्स्ट जो टास्क है उसमें ना आपको बेंडिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, ये सब सीखना है। तो पहले देखो, बेंडिंग ऑफ रोड पर एक एनिमेशन देख लो कि वहां हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना क्या होता है। ये बस ये एनिमेशन मिल जाए यार, ये कभी कभी इस साल में सारे एनिमेशंस फुल करवाऊंगा, टाइम वेस्ट होता है। अब मानसी, मैंने आपका पेपर देखा था, तो जो टॉपिक्स हमने कुछ नहीं करे थे वो तो चलिए मुझे समझ में आ रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी मुझे क्वेश्चंस भेजिएगा किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई है। ओके सर। ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत टफ पेपर नहीं था, और उस तरह की चीजें आपने क्लास में करी हैं। सर आपने अभी क्या कराया? मैंने बच्चे अभी बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस किया। आप लेट क्यों गए आज, फिर आप सोएंगे? यस सर। सो गया, खो दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सो गया।
ये कुछ काम की एनिमेशन है। देखिए ये कुछ काम की एनिमेशन, ये कार है, आपको जो नेक्स्ट में करना है, ये कार एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जा रही है। अब सर्कुलर ट्रैक पर होता क्या है कि एक स्पीड लिमिट होती है, उस स्पीड लिमिट के बियॉन्ड अगर कार गई ना तो कार स्लिप कर जाएगी। स्लिप मतलब ये ऐसे ऐसे करके टर्न कर जाएगी। लाइक अगर ये कार है, इसने दिखाया नहीं एनिमेशन, तो अगर ये कार है ये ऐसे करके टर्न कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। तो आपको वो स्पीड लिमिट निकालनी है जिस स्पीड लिमिट तक एक्सीडेंट, इसे सेफ लिमिट कहते हैं। आपको कार की सेफ लिमिट चाहिए। एक लिमिट के बियॉन्ड ये कार स्किड करना शुरू कर देगी, बाहर चली जाएगी सर्कुलर ट्रैक से। तो आपको वो सेफ लिमिट निकालनी होती है जब तक आप कार को सर्कुलर ट्रैक पर लेकर जा रहे हो और एक्सीडेंट नहीं हो रहा। एक्सीडेंट कई तरह से हो जाता है, आगे भी जाने से किसी से स्ट्राइक कर जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम वो सारे केसेस नहीं ले रहे, हम सिर्फ वो केस लेंगे जिसमें कार को आप इतनी तेज सर्कुलर ट्रैक पे लेके जाओ कि ये कार सर्कल के सेंटर से बाहर चली, बाहर निकल जाएगा, वहां जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा। उस एक्सीडेंट से आपको मतलब, अब जब ये बाहर जाएगा तो कई तरह से जा सकता है, स्किड कर सकता है, टॉपल कर सकता है, ऐसे करके कार पलट सकती है। आपको वो सेफ लिमिट चाहिए जिस सेफ लिमिट तक आप कार को सर्कुलर ट्रैक पर घुमा पाओ। दैट्स द सेफ लिमिट ऑफ द कार। भाई ये समझ में आया करना क्या है? इसमें बहुत केसेस आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड में और किया है। समझ में आया सेफ लिमिट क्या चीज है? मैक्सिमम स्पीड जिससे आप कार को एक सर्कुलर ट्रैक पे ले जाओ और कार स्किड ना हो, कार पलटे नहीं। दैट मैक्सिमम स्पीड इज नोन एज द सेफ लिमिट। वो सेफ लिमिट कैलकुलेट कर, स्किड करने का मतलब है अगर ये सर्कुलर ट्रैक है ना, तो सर्कुलर ट्रैक से ऐसे करके बाहर निकल जाए, सेंटर से अवे कार चली जाए। आप ज्यादा स्पीड पे जाओगे तो ये बाहर निकल जाएगी सेंटर से। तो जो मैक्सिमम लिमिट से आप कार को घुमा सकते हो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कि एक्सीडेंट ना हो, स्किड ना करे, स्लिप ना करे, दैट मैक्सिमम लिमिट इज नोन एज सेफ लिमिट। वो सेफ लिमिट आपको कैलकुलेट, बताइए ये आया समझ में? यस सर। अब सोचने वाली बात है कि कार बाहर जाएगी क्यों अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे लेकर जा रहे हो। लाइक अगर यही कार है, इस कार पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी अगर मैंने ऑब्जर्वर को कार पे बिठा दिया तो? ऑब्जर्वर कार पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर इज ऑन द कार, कार पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी ये बताइए। सर वेट, नॉर्मल रिएक्शन। देखो वेट तो नीचे एक्ट करेगा, ग्रेविटेशन। हाँ वेट और ग्रेविटेशन फोर्स एक ही, वो तो नीचे एक्ट करेगा, है ना, ग्राउंड में नीचे जा रहा यस सर। हूँ। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन और वेट से तो रोड पे मोशन पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नो सर। So मोशन centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ऑब्जर्वर आपका ड्राइवर है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो सेंटर से बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगी, और एक फ्रिक्शन होगा जो क्या कोशिश करेगा, मोशन का अपोज करेगा। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करिए कि बाहर चला जाए, ये एरो है ना, ये एरो शो कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। एक फ्रिक्शन है वो कोशिश कर रहा है कि ना जाए बाहर, टुवर्ड्स द सेंटर रहे, बाहर ना जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर ना ले जा पाए। मुझे बताओ सर वो सेफ, फ्रिक्शन कार के ऑपोजिट लगनी चाहिए ना, रोड के अलोंग। हाँ चलो, अभी मैं जो फ्रिक्शन ले रहा हूँ दैट इज ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कार साइड बाई स्लाइड करेगी ना। अगर ये कार का टायर है, ये टायर रोल करता है, आगे रोल करता है ना, तो पीछे जो एक्ट करेगा वो तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, है ना मानसी? अगर Yes, आप sir. एक कार को लेकर ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो वेस्ट की तरफ जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा दैट वुड बी रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ द कार, राइट? बट वो रोलिंग फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, हम उस रोलिंग फ्रिक्शन को काउंट ही नहीं करते। लेकिन अगर इसी कार को मैं राइट में ले जाने की कोशिश करूं, स्किड कर दे, ऐसे कर कर ये पूरी कार स्किड कर जाए राइट, अब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? क्या टायर साइड वाइज तो रोल नहीं कर सकते ना, साइड No, वाइज sir. रोल करेंगे, स्लाइड करेंगे। Okay, मानसी, sir. मानसी क्या होगा बताओ, चलिए बताओ, एक बार बताओ। साइड वाइज ये जो टायर्स हैं ये रोल करेंगे, स्लाइड करेंगे? रोल करेंगे। रोल करेंगे साइड वाइज। अगर एक कार का टायर है, ये वाली कार ले लो, आगे तो ये रोल कर सकता है टायर, पीछे रोल कर सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी कार शिफ्ट होकर यहाँ चली जाती है, ऐसे सर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करें। तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो जिस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अगर ये राइट में Yes, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? लेफ्ट। लेफ्ट में।
और ये कौन सा है, रोलिंग या स्लाइडिंग? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग। रोलिंग कहाँ एक्ट करेगा? If सर car is moving in the ऑपोजिट forward टू direction, मोशन ऑफ कार। backward. That is negligible. You're not considering rolling motion. So यहाँ होगा क्या, दो फोर्सेस हैं कार के ऊपर जो एक्ट कर रही हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करेगी, एक फ्रिक्शन जो टुवर्ड्स द सेंटर लाएगी, अब जो मोशन का अपोज करेगी। जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन से कम है कोई परेशानी नहीं, कार सर्कुलर टर्न ले लेगी। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन को एक्सीड करेगी, कार सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएगी, कार आपकी स्लिप कर देगी। इतनी सी बात होती है। लेकिन इन कैलकुलेशंस को टेक्स्ट बुक्स ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टर्म्स में नहीं करा, वो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की टर्म्स में करते। तो मैं भी सेंट्रीपिटल फोर्स की टर्म्स में ये छोटी सी कैलकुलेशंस आपको करवा देता हूं। So the next is bending of road. So उन्हीं bending of road में हमारा मोटिव क्या है, क्या हम कैलकुलेट करेंगे? लो पूरी कहानी सुना दी, पता ही नहीं था। उन्हीं, अच्छा किसी ने सुना? यशिका, इसमें कैलकुलेट करना क्या है? सर कार की सेफ लिमिट। सेफ लिमिट ऑफ द कार, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कार मूव कर सकती है और वो स्लिप ना करे। सो दिस इज द कार, ये ऐसे जा रही है विद सम वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द कार इज आर। सो ये आगे जा रही है, कार रोल कर रही है आगे की साइड। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसकी टेंडेंसी होगी यहाँ चली जाने की, लेकिन फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा तो यहाँ फ्रिक्शन होगा। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन। मुझे आप बता सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स? देखो वेट तो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, अगर आप वेट और नॉर्मली एक्शन लेंगे तो वेट नीचे एक्ट करेगा mg, नॉर्मली एक्शन ऊपर एक्ट कर जाएगा n। मुझे बता सकते हो कोई? नम्रा, नोहा बताएगी। नोहा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है जो प्रोवाइड कर सकती है? Which force can provide centripetal force? Noah? जी, थ्री फोर्सेस है नोआ, नॉर्मली एक्शन, वेट और फ्रिक्शन। इसमें से कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकती है? नोआ आपकी आवाज नहीं आई, मैं सुन नहीं पाया। वेरी गुड नम्रा। दिविन, तुम बताओगे कौन सी फोर्सेस में से जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है, वेट, नॉर्मली एक्शन और फ्रिक्शन में से? गुड नोआ। दिव्यांशु, तुम बताओगे कौन सी फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकती है? गुड अक्षत। सर नहीं बताऊं। सर हम आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन किस साइड लिया है ये मतलब ट्रैक के, जैसे जैसे ट्रैक घूम रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी जा रही है, कार सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है ना, तो जैसे जैसे ट्रैक घूमेगा वैसे वैसे वेलोसिटी मूव करती जाएगी। भाई कैसे डिसाइड करते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। So this friction is acting along the radius towards the center. So this is the friction which will provide centripetal force. तो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फ्रिक्शन, दिस इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगी आपको, और कोई फोर्स नहीं देगी, क्योंकि सेंटर की तरफ तो कोई और फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी। तो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन will provide centripetal force। बस सारी कैलकुलेशंस यहीं से शुरू। तो पहले एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। इसको ऐसे लिखते हैं, बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आपको दिया हुआ है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी पहले उसे लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। तो इसे जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, और इसे आप लिख सकते हैं दिस इज m ओमेगा स्क्वायर r। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की इसे जरूरत पड़ेगी।
of friction, sliding friction between tire and road? उन्हें फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स? उन्हें तुम्हारे Yes, स्क्रिप्ट sir. के Can नहीं you आ रहा। repeat? हाँ, फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sir, velocity into normal Friction. reaction. वेलोसिटी नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इट्स मी व्हाट। अच्छा, इसमें से सप्लाई कौन है? कौन सप्लाई कर रहा है फोर्स? एक रिक्वायरमेंट होगी, एक सप्लाई होगा। कौन सप्लाई कर रहा है? ये तो रिक्वायरमेंट है और ये सप्लाई है। इसको समझ लो, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप ऐसे लिखोगे कि आपकी जो डिमांड है ना वो या तो सप्लाई की इक्वल होगी या सप्लाई से कम। ऐसी होता है भाई। डिमांड, ये इसको ऐसे समझो, ये थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, कि ये डिमांड है, आपको इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इन जनरल आपकी जो डिमांड है दैट शुड बी लेस देन द सप्लाई, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। अगर आपको पता है कि सप्लाई आपके पास पर मंथ पॉकेट मनी की 1000 है, दैट्स योर सप्लाई। आपकी जो डिमांड होनी चाहिए, जो आप एक्सपेंड कर सकते हो, दैट शुड बी ईदर 1000 और लेस देन 1000। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 1000 मिल रहा है और आप 2000 खर्च करके आ जाओ। तो बस यही लॉजिक है कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी इट वुड बी लेस देन और एट मोस्ट सबसे ज्यादा क्या हो सकती है? फ्रिक्शन के इक्वल। दैट इज इक्वेशन। आप 1 और 2 को 3 में रख देंगे। सो जैसे ही आप 1 और 2 को 3 में रख देंगे, यू विल गेट m ओमेगा स्क्वायर r is less than or equal to mu1। m से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाय आर। तो आप लिख सकते हो, आपको ओमेगा मिल गया, इट्स लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर म्यू जी बाय आर। सो ओमेगा तो नहीं यार, v निकालना है ना, इसको यहीं चेंज कर दूंगा। एम वी स्क्वायर बाय आर लिख देता हूँ, फ्रिक्शन होता है ना एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से v निकालना है। ज्यादातर ऑथर्स आपको v देंगे, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह एम वी स्क्वायर बाय आर लिख दीजिए। एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। m से m कैंसिल हुआ, v स्क्वायर आ गया, लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। आप यहां से लिख सकते हो v इज लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। सो दैट इज वेलोसिटी, लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। ये वेलोसिटी है जिससे वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? अरे बता दो, या तो इससे कम होगी या इक्वल होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इक्वल हो सकती है। इक्वल हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? 5। तो v max होगा रूट ओवर म्यू आर। इसी को आप कहते हो सेफ लिमिट। If car exceeds this safe limit, then it can skid। फिर ये स्किड कर सकती है। अगर इस सेफ लिमिट को एक्सीड कर गई तो पक्का कार स्किड कर जाएगी। तो इस मैक्सिमम इस वेलोसिटी से जा सकती है। इतना लिखिए, फिर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आप करोगे। एंड व्हाट इज आर? आर स्मॉल आर में हर जगह यूज कर रहा हूँ, दैट्स रेडियस ऑफ द ट्रैक। हाँ, आर इज द रेडियस ऑफ ट्रैक। छोटी छोटी सी 3 कैलकुलेशंस हैं और आज ये खत्म हो जाएगा। चलिए लिखिए। नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जस्ट वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट को बैलेंस कर रहा है, बस कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए लिखिए फिर बैंक
लिख लेना था। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कार ऑफ मास 100 kg, सर एक मिनट ऊपर कर। डन सर। a car of mass 100 kg move on a circular track of radius, circular track है, मान लीजिए radius is 10 meter, coefficient of friction between tire and road is, let's say, 0.4. Calculate. First part, calculate safe limit. G आप यूज कर सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट, वैसे तो 9.8 होता है, बट यू कैन यूज इट एज 10 मीटर पर सेकंड। प्लीज कैलकुलेट कर दो ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। चलिए, हमरा का ठीक है, बस एक ही आंसर है, बहुत इजी है। डेविन कुछ चेक करो, कुछ गड़बड़ है। डेविन गड़बड़ है। मानसी का मानसी का ठीक आ रहा है। अनवी, यशिका, उनीब, नोहा, सबिया, अक्षत, इतना टाइम लगता है छोटी छोटी चीजों में। हाँ, नोहा का सही है, यशिका का ठीक है। अक्षत आंसर, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। अनवी का ठीक है। उनीब, अक्षत, सबिया, क्या उनीब नहीं हुआ अब तक कैलकुलेट ये? ठीक है दिव्यांशु, अब सही है। अब भी गड़बड़ है, पता नहीं क्या कर रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, अक्षत का ठीक है। उनीब नहीं हुआ ये? अरे ये डायरेक्ट रिलेशन पर बेस्ड है। ठीक है भैया। सो देखिए, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, सेफ लिमिट जिसे आप कहते हो, दैट्स म्यू आर जी। सो दैट्स रूट ओवर म्यू 0.4, रेडियस ऑफ ट्रैक आर, g is 10, so that's root over 40 meter per second। अक्षर रूट भी था ना, रूट 40 मीटर पर सेकंड। सर रूट लिखना भूल गया। इससे ज्यादा स्पीड से अगर कार जाएगी तो ये स्किड कर जाएगी। अब देख रहे हो, ये मास से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता कार का मास क्या होगा, उसको लिख लीजिएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ कार, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार। तो ये कार के मास पर डिपेंड नहीं करती, इट्स एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार। कार के मास से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये सेफ। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसको आगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है। मान लो किसी दिन बारिश हो जाती है, सो ड्यू टू रेन, ड्यू टू वाटर, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन डिक्रीज होने का मतलब है सेफ लिमिट डिक्रीज हो जाएगी। सेफ लिमिट डिक्रीज का मतलब है, मान लीजिए आपने एक दिन सेफ लिमिट कैलकुलेट करी, इट कम्स आउट टू बी रूट 40,
आपने कैलकुलेट कर ली, आप रोज ड्राइव करते हुए आते हो कार से रूट 40 मीटर पर सेकंड पर और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप एक सेफ लिमिट ले लेते हो, एक सेफ टर्न ले लेते हो। लेकिन एक दिन बारिश हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, 0.4 की जगह 0.2 हो गया। अगर फ्रिक्शन 0.2 हो गया तो आपकी सेफ लिमिट रूट 20 हो जाएगी। अब अगर आप रूट 40 से आए तो क्या आप सेफ टर्न ले पाओगे योशिता? नो सर। नो सर। है ना, अब नहीं ले पाएंगे आप। क्या प्रॉब्लम होगी? अब स्पीड सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, सेफ लिमिट अब रूट 20 हो गई, आप आ रहे हो रूट 40 से, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल, वी कांट डिपेंड ओनली ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन is not reliable for safe limit. ये सीधी सीधी सी कैलकुलेशन एनसीईआरटी। सेफ लिमिट के लिए आप फ्रिक्शन पर नहीं रह सकते, फ्रिक्शन पर रिलाई नहीं कर सकते, यू नीड समथिंग एल्स। सो आप क्या करते हो, आप बैंक कर देते हो। सो वी प्रिफर banking of road for safe limit। तो देखो बैंकिंग ऑफ रोड आप कैसे प्रेफर करोगे और बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है? इस मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो फ्रिक्शन पर डिपेंड ना करे, कि फ्रिक्शन अगर जीरो भी हो जाए ना तब भी सेफ लिमिट हो। यहाँ अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो सेफ लिमिट वुड बी जीरो। जो कुछ ऐसा चाहिए जो फ्रिक्शन जीरो हो जाए फिर भी वो एग्जिस्ट करे, एंड दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं, रोड के आउटर एज को थोड़ा सा उठा देते हैं। रोड के आउटर एज को उठाने से फायदा ये होता है कि आपके नॉर्मली एक्शन का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू कर देता है। जैसे अगर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं तो बैंकिंग दिख जाएगा आपको, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। भाई फ्रिक्शन के साथ प्रॉब्लम समझ में आई आपको? फ्रिक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है? यस यस सर। सर। फ्रिक्शन, जरा से भी बारिश हुई या टायर थोड़ा सा घिस गया, पुराना टायर हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। यू कांट डिपेंड ऑन फ्रिक्शन। सो देखो ये सर्कुलर टर्न पे कार जा रही थी, अब इस सर्कुलर टर्न को ना आगे जाते जाते ये बैंक कर देगा, तो ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। आप जानते हो फ्रिक्शन क्या होता है, स्पीड बढ़ा दें। सो ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक। मैं जो फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ ना चारों टायर का एक तरफ एक साथ, ये नॉर्मली एक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है, तो बेचारा नॉर्मली एक्शन तो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा फोर्स में। वेट नीचे एक्ट कर रहा है, वेट भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, सिर्फ ये फ्रिक्शन होगा व्हिच कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा साइड वाइज कोई मोशन नहीं हो रहा, बता सकते हो कौन से फ्रिक्शन की बात हो रही है? काइनेटिक, डायनामिक जो हमने यूज किया था, स्टैटिक या डायनामिक फ्रिक्शन? काइनेटिक। अरे नहीं यार, साइड वाइज स्टैटिक। हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, साइड वाइज कोई मोशन थोड़ी ना हो रहा है। अब देखो तुम्हें पता चल गया फ्रिक्शन के साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जरा सी बारिश होगी तो देखो, बारिश हो गई फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कार स्किड कर सकती है। रोड वेट हो गया ना तो कार और टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, वेट हो सकती है। तो सर्कुलर टर्न को बैंग कर देता है ये दिस इज स्किडिंग, ये हो सकता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कार की स्पीड अब सेफ लिमिट से ज्यादा होगी, आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो। ये जो लिखा है ना 25 मील पर आवर, दिस 25 इज द सेफ लिमिट। ये सेफ लिमिट जब लिखी हुई थी तब इन्होंने बिना रेन के कैलकुलेट कर लिया था, ये 25 से जा रहा था, कुछ कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा। जब तक बारिश नहीं हो रही ना, ये 25 से मूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी बारिश होती है अब फ्रिक्शन की वजह से सेफ लिमिट कम हो जाएगी, सो वी कांट डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन, ये हो जाएगा। इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, ये मतलब है सेफ। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कार ये जो रोड है ना आपके, इस रोड को बैंक कर देते हैं, दिस इज बैंकिंग। ये दिख रहा है, आउटर एज को उठा दिया, दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखो कितना सही, जिसने भी बैंकिंग इन्वेंट किया होगा कितना सही दिमाग लगाया उसने। अब आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या, नॉर्मली एक्शन का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू कर देगा। अभी तक आप किस पर डिपेंड कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स पर? अगर मैं बैंक ना करूं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पर। अब जैसे ये बैंक होगी अब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, अ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मली एक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी शायद ये ड्रॉ करके दिखा रहे, दिस इज बैंकिंग। ये होता है ना, ये जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं उनमें ये चीज जरूर दिखती है आपको। सो देखो इसमें क्या होगा, ये नॉर्मली एक्शन का एक कंपोनेंट आपको फ्रिक्शन देगा। ये इंक्लाइन प्लेन बन गया,
ये नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है, इस नॉर्मली एक्शन के कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा, एक कॉम्पोनेंट ये एन साइन थीटा और एक एन कॉस थीटा। देखो एन साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस इज द एन साइन थीटा व्हिच कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आया समझ में क्या फायदा हुआ बैंकिंग से? यस सर। एक फोर्स और मिल गई आपको, एन साइन थीटा व्हिच इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सर एक बार फिर समझा दीजिए। बैंकिंग तो आया है ना समझ में, आउटर एज को रेज कर दिया, दैट्स बैंकिंग ऑफ फ्लूइड। अब बैंकिंग से फायदा क्या होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना जो एक्ट कर रहा था, वो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ काम करना शुरू कर देगा। देखिए मैं भी सब कैलकुलेट तो करूंगा, बस आप ये देख लो ना, मैं 3D ड्रॉ नहीं कर सकता, 3D यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यस इस नॉर्मल रिएक्शन के आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक ऊपर जाएगा एक राइट में जाएगा। ये जो राइट में जा रहा होगा दिस कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी तक सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट थे, अब सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी आपको दे सकते हैं, दिस कंपोनेंट कैन गिव यू सेंट्रीपिटल। अच्छा हो जाएगा ना? यस सर। मैं यस सर। बट अभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, फ्रिक्शन भी तो है, एक तो एडिशनल आ गया, फ्रिक्शन भी देगा, कुछ फ्रिक्शन भी होगा, तो एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का भी, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? नीचे की तरफ, कार की टेंडेंसी ऊपर चले जाने की, तो एक फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा डाउन द प्लेन। आई डोंट नो इन्होंने शो किया है नहीं किया ऐसे, अच्छा ये शो ही नहीं कर रहे फ्रिक्शन। ओके इन्होंने फ्रिक्शन 0 लिया है, बट वी विल डू फ्रिक्शन, हम जब लेंगे तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कोशिश करेगी, सोचो जरा, कि कार ऊपर जाए इंक्लाइंड प्लेन के या नीचे जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या ट्राई करेगी? सर ऊपर जाए। ऊपर जाए। वेरी गुड। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। बहुत बढ़िया, बैकवर्ड। वेरी गुड, नीचे एक्ट करेगा। सो कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन कैन गिव यू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब कितने फैक्टर हो गए जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं आपको? कितने फैक्टर्स हो गए जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं? 2 फैक्टर्स हो गए। अच्छा है ना, पहले ऐसा था कि पॉकेट मनी सिर्फ मम्मी से आ रही थी, पापा से आ रही थी, अब मम्मी भी देने लगी। एक मिनट इसको, चलो, सो दैट्स बैंकिंग ऑफ फ्रूट। बैंकिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या है? रेजिंग द आउटर एज ऑफ फ्रूट। रोड के आउटर एज को उठा देना इज बैंकिंग ऑफ फ्रूट। आपने रोड के आउटर एज को उठा दिया, दैट्स बैंकिंग ऑफ फ्रूट। सो मैं उतना अच्छा तो नहीं ड्रॉ कर सकता, अच्छा इस बैंकिंग। क्या फायदा होता है बैंकिंग से मुनीब? क्या फायदा हुआ बैंक करने से, क्या फायदा हुआ? बताया इसके कि चैप्टर लेंथी हो रहा है, और कुछ फायदा है इसका? यस सर। क्या फायदा है बताइए? एक तो ये फायदा है कि चैप्टर बड़ा हो गया, और सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलने लगी। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूँ। Just 1 second. सो अब अगर फ्रिक्शन 0 भी हो जाए तब भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी। नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड यू विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम बैंकिंग कहते हैं। सो बैंकिंग से क्या फायदा होगा? ये बैंकिंग है आपका, इसको मैं आपको ढंग से इंक्लाइंड प्लेन पे ड्रॉ करके बताऊं।
ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ना, बहुत जगह चाहिए। सो देखिए ये एंगल थीटा है, ये बॉडी रखी हुई। तो इस पर फोर्सेस देखिए क्या क्या एक्ट कर रही हैं। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है mg, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, टेंडेंसी ऊपर जाने की है, सो डाउनवर्ड्स फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन में किसी और कलर से, ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। आप सेंटर ऑफ ट्रैक देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक। तो सारी फोर्सेस को अलोंग द रेडियस और परपेंडिकुलर टू द रेडियस आपको रिजॉल्व करना है। सो देखिए ये नॉर्मली एक्शन है, आपको नॉर्मली एक्शन के दो कंपोनेंट्स लेने हैं, एक अपवर्ड्स लेना होगा, एक नॉर्मली एक्शन का कंपोनेंट यहाँ लेना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो नॉर्मली एक्शन का ऊपर कंपोनेंट जाएगा n cos थीटा, नॉर्मली एक्शन का यहाँ कंपोनेंट जाएगा n sin थीटा। इफ दिस इज थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये f है, आप f के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा f cos थीटा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड्स जाएगा व्हिच इज f sin थीटा। मुझे बता सकते हो देखकर यहाँ पर अक्षत कौन कौन सी फोर्सेस हैं व्हिच कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन सी फोर्स? friction and n sin theta, वेरी गुड। f total friction or a component of friction? the component Which component? cos theta. Cos. So f cos theta and n sin theta will provide centripetal force, while this n cos theta will balance f sin theta as well as weight mg. अगर ये n cos theta बैलेंस नहीं कर पाया ना, तो ये वाला रोड टूट जाएगा, कंक्रीट टूट जाएगी, अंदर घस जाएगी। ये हो रहा है ना आजकल दिल्ली के अंदर रोड केव इन हो जाता है, तो बेसिकली यही होगा, टूट जाएगा और इसके अंदर चली जाएगी कार। इफ n cos theta cannot balance this f sin theta and mg। इतना ड्रॉ करिए, कैलकुलेशंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले आप इसको ड्रॉ करो। सर ये स्क्रीनशॉट भी ड्रॉ करना है? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। एनिमेशन से ज्यादा बेटर समझ में आता है ना आप लोगों को जब दिखता है। यस सर। सारे एनिमेशंस बनवानी होंगी सर। सर हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में से एक बार में एक ही ले सकते हैं ना? बिल्कुल डिपेंड करता है आपका ऑब्जर्वर कहाँ था। तो मेरा ऑब्जर्वर ना अभी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल नहीं देखेगा, सेंट्रीपिटल देखेगा। ओके सर। क्योंकि अगर ऑब्जर्वर को आपने कार में बिठा दिया तो फिर वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कार घूम रही है, उसके हिसाब से तो कार रेस्ट में। ही विल एक्सपीरियंस ओनली अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट अ सेंट्रीपिटल। Yes.
हाँ जी, हो गया इतना, लिख लिया आप लोगों ने? ये ड्रॉ कर लिया ना? Yes, sir. सो देविन, कौन कौन है जो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? सर नॉर्मल और n sin थीटा। नॉर्मल का कंपोनेंट n sin थीटा एंड f cos थीटा है ना, ये दो जो सेंटर की तरफ Yes, एक्ट कर रहे हैं। yes. cos थीटा will provide centripetal force. और ये जो n cos थीटा है ये किसे बैलेंस करेगा? f sin थीटा और mg। n cos थीटा will balance f sin theta plus mg। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन, और मैक्सिमम लेके चलते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r is equal to n sin theta plus f cos theta। That's my first equation। और आप ऐसे लिख सकते हो कि जो n cos, ये यहाँ से आप n sin theta कैलकुलेट कर लो, थोड़ा स्टेप्स कम हो जाएंगे। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि f n cos theta जो होगा, it will balance f sin theta plus mg। This is second equation। अब आप देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स F। या देखिए दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है जो घूम रही है कार उसकी वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब तक स्लाइड नहीं हो रहा तब तक के लिए F इज इक्वल टू म्यू। आप 3 को 1 और 2 में रख दीजिए। मेरा मोटिव है किसी तरह से V कैलकुलेट करना, तो मैं यहाँ फ्रिक्शन को N की टर्म्स में रख रहा हूँ। सो माय इक्वेशन नंबर 1 वुड बी mv स्क्वायर बाय r is equal to n sin theta plus f which is mu and cos theta। तो आप लिख सकते हो कि mv स्क्वायर बाय r जो होगा, n कॉमन ले लिया आपने, इट्स sin theta plus mu cos theta, that's equation number 4। n cos theta f sin theta plus mg के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो f sin theta plus mg is equal to f cos theta। n cos theta, यहाँ भी आप वही सब्स्टिट्यूट करो, f की जगह n रख दो, f is equal to mu n होता है। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, this will be mu n sin theta plus mg is equal to n cos theta। आप इसको राइट में ले जाइए, so you will get mg is n cos theta minus mu n sin theta। तो आप लिख सकते हो कि mg is n, it's cos theta minus mu sin theta। This is my equation number 5। बस इसको डिवाइड कर दीजिए 4 और 5 को। जब आप डिवाइड करोगे 4 और 5 को, यू विल गेट mv स्क्वायर बाय r बाय mg is n sin theta plus mu cos theta divided by n, it's cos theta minus mu sin theta। n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, so you will get v square by rg is sin theta plus mu cos theta by cos theta minus mu sin theta। तो यहाँ से आपने v स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, v स्क्वायर इज rg, it's sin theta plus mu cos theta by
cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो यहां से v आ गया आपके पास, इट्स जस्ट आर जी, रूट ओवर हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इस पूरे की पावर हाफ। आप एक काम और कर सकते हैं, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यू कैन डिवाइड इट बाय कॉस थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। जब आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट v इज इट्स आर जी साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो आपको यूजुअल टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा, बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है, लेकिन है सिंपल अलजेब्रा, कोई बहुत टफ नहीं है। जब कोई और कर रहा होता है तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने स्टेप्स हैं। आप खुद करेंगे तो दिख जाएगा, छोटा छोटा सा अलजेब्रा है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। So this is Rg tan theta plus mu divided by 1 mu 1 minus mu tan theta to the power half। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन Rg mu plus tan theta by 1 minus mu tan theta, लिख लीजिए इतना। ये तो लिख लिया था, यहां से लिखना शुरू। बेटर होगा कैलकुलेशंस खुद करना, फिर डर नहीं लगेगा। कॉपी करोगे तो डरोगे कि पता नहीं कितनी लंबी कैलकुलेशंस दे दी। आप लिख लो तो बताओ, स्क्रॉल करते हैं फिर। Sir, scroll down, please.
सर आपने RMG लिखा है डिवाइड 4 and 5 में। ये था ना mv²/r और फिर इसको मैंने mg से डिवाइड कर दिया। ओ ओके। अच्छा इतना लिखा, जल्दी जल्दी लिखो। अक्षत कोई प्रॉब्लम इस कैलकुलेशन में? No, sir. नुआ? No. मुनीब, हो रहा है कैलकुलेट? Yes, sir. अच्छा अब एक बात बताओ, लिख लिया ना आपने इतना? यस सर। छोटे छोटे डिस्कशन है इसके ऊपर। जैसे एक डिस्कशन ये है कि अगर वो आपसे कहता है कि लेट्स से सब रेस्ट में आ जाता है, कहता है अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया हुआ है, ऑप्टिमम स्पीड। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑप्टिमम स्पीड मींस नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, निकालना जरा। अगर यहाँ म्यू 0 कर दें तो वी कितना आएगा? जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ मुझे। सर क्या लिया आपने, मैं समझ नहीं आया। रेडियस इनटू tan थीटा टू द पावर हाफ। हाँ सर ये म्यू 0 है ना? म्यू 0। फ्रिक्शन नहीं तो म्यू 0 कर दो तो देखो कितना आसान यस हो जाएगा। v कितना आ जाएगा? इट्स रूट ओवर आर जी tan थीटा, और कोई नहीं है, टू द पावर हाफ। सो v इज रूट ओवर आर जी tan थीटा। अब अगर देखो यहाँ पे बैंकिंग से फर्क क्या पड़ा, अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तब भी बॉडी एक सर्कुलर टर्न ले जाएगी, which is रूट ओवर आर जी tan थीटा, तब भी बॉडी एक सर्कुलर टर्न लेगी और कंप्लीट कर लेगी पास। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आता है बैंकिंग बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट।
अच्छा साइकिल चलाई है आप लोगों ने? यस सर। चलाई है साइकिल। तो बताओ अगर कोई सर्कुलर टर्न आता है तो आप साइकिल को वर्टिकली रखते हो कुछ बेंड कर देते हो? Towards the हैंडल center. बेंड कर देते हैं। Bend. बेंड कर देते हैं ना, जब आप साइकिल चलाओगे जैसे भी सर्कुलर टर्न आएगा टुवर्ड्स द साइकिल सेंटर साइकिल को आप बेंड कर देते हो। रीजन क्या होता है? ताकि जब आप साइकिल को बेंड करोगे ना तो आपके नॉर्मली एक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू कर देगा। तो जो रिजल्ट बैंकिंग से आ रहा था वही बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट से आएगा। ये साइकिलिस्ट है, इसने साइकिल को बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, तो नॉर्मली एक्शन आ जाएगा। इसने वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा के ऊपर साइकिल को बेंड किया होगा, सो डाउनवर्ड्स वेट एक्ट करेगा mg। ये नॉर्मली एक्शन होगा n cos थीटा, ये इसका कंपोनेंट होगा विच इज n sin थीटा। n cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, पहले की तरह n sin थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपका साइकिलिस्ट जहाँ रखा हुआ है। n sin theta is mv square by r, n cos theta is m। So n से n कैंसिल हो गया, you will get tan theta, m से m कैंसिल हो गया which is v square by r। तो यहाँ से आप v लोगे, v comes out to be root over rg tan theta। तो वो इफेक्ट जो आपको बैंकिंग से मिल रहा था सेम इफेक्ट आपको बेंडिंग से मिल जाएगा। जितनी ज्यादा स्पीड से आप साइकिल चलाओगे ना उतना ज्यादा आपको बेंड करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी साइकिल स्किड कर जाएगी। और यही होता है, अगर आपने रेसिंग ट्रैक्स देखे हैं तो रेसिंग ट्रैक में यही होता है, जितनी तेजी से वो बाइक मूव कराते हैं उतना बेंड करते चले जाते हैं। इसका रीजन ये है, जितना तेज जाएंगे उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बेंडिंग से मिल रही है। जितना बेंड करेगा उतना ज्यादा एन साइन थीटा होगा, उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स। लिख लीजिए, दैट्स बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज तो हम नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 5। अब जो मैं आपको कराऊंगा मोशन इन वर्टिकल सर्कल, इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 2-3, बहुत ज्यादा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं बनते यहाँ से। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 में एक मोशन इन वर्टिकल सर्कल है उसे भी यहीं फिनिश कर लेंगे, तो सर्कुलर मोशन सारा एक साथ खत्म हो जाएगा, ताकि 6th के लिए कुछ नहीं बचेगा। सर इस नोटबुक का लिंक दे दीजिए। अच्छा मैं लिख दीजिए। सो ये मैंने इसमें डाल दिया चैट बॉक्स में। लिख लिया था। सो विल स्टॉप हियर, आज इसको यहीं छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। फिर फ्राइडे विल स्टार्ट विद इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स, स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। रोटेशन जो भी चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है सर्कुलर मोशन को कंप्लीट